किस तरफ चल रहा है, मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और इतने दिन से हम देख रहे हैं सर, लगातार आप एक्टिव हैं, प्रियंका जी के साथ लगातार आप कैंपेन कर रहे थे जब तक कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं आए थे। रैलीज आपने करी, मीटिंग्स आपने करी। आपका अपना टेक अवे इतने दिन का क्या है? यूपी में इश्यूज क्या है जिसको लेकर आप जनता के बीच में? देखिए, मुख्यतः 4 पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही है और जिसमें मायावती पार्टी के बारे में कहा नहीं जा सकता कि चुनाव लड़ भी रही नहीं रही। बची 3 पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और सपा। सपा है वो सामाजिक न्याय की बात जरूर कर रही है, लेकिन सही मायने में केवल जातिवादी संगठन के रूप में है। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी, वो धर्म के आधार पर। तो एक पार्टी है जाति के आधार पर चुनाव लड़े, दूसरा है वो धर्म के आधार पर। कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, चाहे वो दलित के मुद्दे हों, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, ये आम जनता के मुद्दे को लेकर यदि कोई पार्टी लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और हम लगातार उस मुद्दों को छू भी रहे हैं और उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। किसान के मुद्दे हुए, लखीमपुर खीरी जहाँ तक की बात है, प्रियंका जी के 4 दिन तक उसको अरेस्ट करके रखा गया। हम लोग गए, राहुल जी गए साथ में। उसके बाद चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे हाथरस की बात हो, प्रियंका जी हर जगह वहाँ गई। जब दलितों की बात आई तब भी प्रियंका जी वहाँ थी। तो लगातार उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी है आम जनता के मुद्दे को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी है। तो 3 प्रकार से लड़ाई हो रही है। एक आम जनता के मुद्दे, दूसरा जातिवादी, तीसरा धर्म के आधार पर। तो 3 प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही है। और आम जनता जाति के आधार पर वोट दे के देख लिया, धर्म के आधार पर वोट दे के देख लिया, लेकिन उसको दोनों को दे के ये लोगों ने महसूस किया कि हम तो ठगे गए। हमने जाति के आधार पे वोट दिया तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, धर्म के आधार पे वोट दिए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आम जनता को मिला कुछ नहीं है। वो महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये 2 आपके अपने एक्सपीरियंस हैं जो आपने शेयर किए। मैं इन्हीं 2 चीजों से सवाल पूछता हूं। पहला, धर्म। और शायद अब शब्द धर्म का प्रयोग कम होता है। अब जो शब्द का प्रयोग होता है वो होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, मंदिरों का जीर्णोद्धार, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारी उनसे भी बातचीत हुई, वो एक फ्रेज चल रहा है उत्तर प्रदेश में 80-20, यानी 80 वर्सेस 20। और हमने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्सीडेंटल हिंदुत्व की बात करती है, एक्सीडेंटल हिंदू है। और हिंदुत्व और हिंदू को लेकर उन्होंने कई परिभाषा दी। का कांग्रेस की बिलीफ नहीं है, उनकी सरकारों में भी ये सारे काम हो सकते थे, चाहे वो जीर्णोद्धार का होता, अयोध्या में दीप दीपावली का, उनको किसी ने नहीं रोका था। आज चुनाव है इसलिए आप बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद की जहाँ तक की बात आपने कही है, तो कांग्रेस का राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो परंपरागत रूप से है, जो सनातन है, चाहे वैदिक काल हो, चाहे वो बौद्धकालीन हो, चाहे शंकराचार्य जी के हो, चाहे आप कबीर, तुलसी और सूरदास की बात करें, चाहे आगे बढ़ें तो फिर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, और वही उसका प्रतिनिधित्व यदि कोई करता है तो महात्मा गांधी। ये हमारे सनातन जो हमारे राष्ट्रवाद है, भारत की जो राष्ट्रवाद है, वो ये है जिसका प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी करते थे, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद है, मूल में तो उसके आरएसएस है, और आरएसएस का जो राष्ट्रवाद है वो आयातित है। ये बाहर से लाया गया राष्ट्रवाद है, जिसमें करुणा नहीं है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें सहिष्णुता नहीं है, जिसमें भाईचारा नहीं है। उसके राष्ट्रवाद में हिंसा है, उसके राष्ट्रवाद में उत्तेजना है, उसके राष्ट्रवाद में षड्यंत्र है। और ये जो बीएस मुंजे गए थे मुसोलिनी से मिलने, ये उनसे प्रेरित है। और यही कारण है कि आरएसएस के लोग जब पथ संचालन करते हैं तो खाकी पैंट पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं और बैंड
बैंड बाजा का उपयोग करते हैं। बैंड बाजा भारत के किसी प्रदेश के वाद्य यंत्र नहीं है। खाकी पैंट, हाफ पैंट और टोपी ये भारत के किसी भी धर्म या पंथ के मानने वालों का ड्रेस नहीं है। ये प्रेरित है विदेश से, और यही राष्ट्रवाद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद में अंतर है। ठीक है, लेकिन सर राहुल जी ने जो डेफिनेशन दी मूलतः जो जयपुर की रैली थी उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। इसको लेकर भी एक लंबी बहस देश में छिड़ी और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए लड़ूंगा। आरएसएस के लिए उन्होंने कहा कि साहब वो विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे। अब जो बहस चली वो हिंदुत्व में चली और कई लोगों ने कहा कि साहब इसमें कोई अंतर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। आपका अपना टेक क्या है सर? हिंदुत्ववादी शब्द प्रयोग उन्होंने किया। तो हिंदुत्ववादी है वो हिंदुओं के आड़ में जो कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं, जो छद्म है। और हिंदू जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म मानने वाले के दिल में, उसके दिल में प्रेम है, करुणा है, दया है और सबको लेके चलने की योजनाएं हैं। दूसरी बात है हिंदू धर्म की बात करें कि ऐसा यंत्र है जो सबको पचा लेता है। जितने भी हिंदुस्तान में आक्रमण हुए वो सबको पचा लेने की क्षमता है और इसमें नफरत है, घृणा है और हटा देना चाहते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं करना चाहता हूँ। आरएसएस के, भाजपा या विश्व हिंदू परिषद के लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अक्सर ये भाषण उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ इनके जो नक्शा है आरएसएस कार्यालय में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में जो आपको दिखेगा वो नक्शा दिखता है, अखंड भारत का नक्शा बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत जितने भी, बांग्लादेश और जितने देश हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। सवाल इस बात का है कि आप एक तरफ यहाँ के लोगों को पाकिस्तान भेजने की बोलते हैं और दूसरी तरफ अखंड भारत में मिला लेने की बात, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? खुद कंफ्यूज्ड हैं। यदि आप बाहर उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और दूसरे बात अखंड भारत में मिला लेने की बात करते हैं तो गुमराह करने क्यों काम कर रहे हैं? खुद गुमराह हैं। तो ये इनकी समझ नहीं आएगी। ये तो केवल वोट के लिए ये लड़ाई कराना चाहते हैं, घृणा फैलाना चाहते हैं। यदि विवेकानंद को मानते हैं तो विवेकानंद के शिकागो भाषण पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। ये जो कर रहे हैं वैसा तो नहीं कहा था और वो उसको पकड़ लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, ये आरएसएस वाले यदि यहाँ आया के इस प्रकार से यदि कार्यालय भी खोलेंगे तो मैं फोर्सफुली उसको हटा दूंगा, सांप्रदायिकता फैलने नहीं दूंगा बंगाल की धरती में। तो चाहे विवेकानंद जी जो कहा या सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, उसके बारे में ये लोग कभी बात नहीं करते। उसको नाम तो ले लेंगे। अब सरदार पटेल को ले लेते हैं, लेकिन सरदार पटेल वो आरएसएस को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अब वो सरदार पटेल की मूर्ति बना दी। तो लोग उस इतिहास को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरदार पटेल, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, चाहे विवेकानंद जी हों, सब लोगों ने इस प्रकार के जो कृत्य ये लोग कर रहे हैं ना, उससे वो घृणा करते थे और वो एकजुट करके सब पूरे लोगों को एकजुट करना चाहते थे। ठीक है सर, ये और दूसरी चीज धर्म के बाद आपने बोली जातिगत। इस समय सर एक बड़ी डिबेट यूपी में जातियों को लेकर है, खासतौर से ओबीसीज और बैकवर्ड्स को लेकर। एक नैरेटिव जो बन रहा है इस चुनाव का, अखिलेश यादव के पास जो भी लोग गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, 11 विधायक, उन सब ने जो लेटर्स लिखे उसमें 4 चीज बहुत कॉमन थी बीजेपी के खिलाफ, कि ये सरकार बैकवर्ड्स और ओबीसीज के खिलाफ है, इसलिए हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। हालांकि वो लोग 5 साल तक मिनिस्टर्स रहे। तो एक नैरेटिव ये बन रहा है कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल के बीच में, जिसमें अखिलेश यादव बैकवर्ड, ओबीसीज और माइनॉरिटीज को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं और लोग लगातार उनको ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जबकि सामाजिक न्याय का अर्थ शायद वो समझते हों। यदि सामाजिक न्याय समझते तो फिर दलित को साथ में रखते हैं। दलित उसके साथ नहीं है और उनने जो शासन चलाया है उसमें केवल यादियों के प्रभुत्व रहा है, बचत जातियों का अस्तित्व नहीं रहा।
लेकिन सामाजिक न्याय का जो अर्थ है केवल राजनीति में कुर्सी पाने के लिए नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का अर्थ ये होता है उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक भी उसके बारे में सोचा जाना चाहिए, जो कि अखिलेश यादव जी सोचे नहीं, न किए कभी। जब सोचे नहीं तो करेंगे कहाँ से? तो आज ये बताएं अखिलेश यादव जी सामाजिक न्याय के लिए उसके पास आर्थिक योजनाएं क्या है, सामाजिक योजनाएं क्या है, राजनीतिक योजनाएं क्या है? केवल आप कुर्सी पाने के लिए सामाजिक न्याय का आप झंडा उठाना चाहते हैं, जबकि आर्थिक रूप से आप क्या करना चाहते हैं? आपके पास क्या योजना है? कोई कार्यक्रम है आपके पास? जब नहीं है तो फिर सामाजिक न्याय नहीं है ये सत्ता पाने का हथकंडा भर है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने ज्वाइन किया उस दिन कहा कि ये अम्बेडकरवादी और समाजवादी सोच एक साथ मिलेगी, सरकार बन जाएगी। रामचल राजभर, लालजी वर्मा जिन्होंने स्थापना में बीएसपी के थे, 25-25 साल 30-30 साल से ये लोग विधायक हैं, बीएसपी के साथ थे, और अमूमन जितने और विधायक थे सर वो सब समाजवादी पार्टी में ही ज्वाइन किए। तो एक मैसेजिंग जो यूपी में गई वो ये गई कि जो ये लड़ाई है ये बाईपोलर हो गई। मैं मतलब आपसे समझना चाहूंगा कि ये बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव की लड़ाई है उत्तर प्रदेश। देखिए दो चीजें हैं, एक स्तर है जो आप दिल्ली से बैठ के देख रहे हैं और मीडिया देख रही है या मीडिया जिसको दिखाना चाहती है। दूसरा स्तर जो प्रदेश के नेताओं के बीच में जो उस स्तर पे जो सोच है वो एक दूसरा स्तर हो गया। और तीसरा जो जमीन पे है, जो जमीन पे जो दिखाई दे रहा है वो इन सारी व्यवस्थाओं से ऊब गए हैं वो लोग कोरोना को नहीं भूले हैं, लोग नोटबंदी को नहीं भूले हैं, लोग किसान आंदोलन को नहीं भूले हैं, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसके घर की व्यवस्था है, उसके बच्चों की शिक्षा है, उसके रोजगार है, इसको नहीं भूले हैं। और ये दोनों पार्टी उसको एड्रेस नहीं कर रही है। तो जमीन में ये बातें नहीं है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य या राजभर जी अच्छे विचारक हो सकते हैं, अच्छे लाइन को लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये उसको रिप्लेस करने के लिए गलत प्लेटफॉर्म में चले गए हैं। उनको कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए था। लेकिन सर कांग्रेस पार्टी ठीक है, आपका अपना एनालिसिस हो सकता है कि हो, लेकिन सर लोग पार्टी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े फेसेस हमने देखा जो कि स्तंभ थे, जैसे वेस्टर्न यूपी में पंकज मलिक, हरिंदर मलिक, कानपुर देहात राजा रामपाल, इमरान मसूद, ये फेसेस थे। हम इतने सालों से इनको देख रहे थे, ये लड़ते थे, जीतते थे, हारते थे, ये फेसेस थे पार्टी के। इस मौके पर इनका कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाना, हालांकि जब प्रियंका जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो संघर्ष नहीं कर सकता या जितिन प्रसाद हो, कई सारे बड़े फेसेस जो कांग्रेस पार्टी के थे अपने अपने रीजन के, वो पार्टी छोड़ कर गए। सर कितना बड़ा सेटबैक पार्टी के लिए। देखिए इमरान मसूद क्या हासिल हुआ, वो गए विधायक बनने के लिए, उसको टिकट तक नहीं मिली और वो घूम रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, न घर के रहे न घाट के। तो वही स्थिति इनकी भी होने वाली है। जो थके हुए हैं, चुके हुए लोग हैं, मानसिक रूप से जो थक गए हैं और जो सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, तो उसके सही कांग्रेस में उसके लिए जगह नहीं है। जो संघर्ष करते हैं, लड़ सकते हैं, जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो कांग्रेस में रहे। बिल्कुल प्रियंका जी ने ठीक कहा उन्होंने। ठीक है सर, जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी उसमें बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन राहुल गांधी जी ने यूपी में किया था और कहा था कि हाथी पैसा खाता है। बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन था, शायद उतना एक्सटेंसिव कैंपेन उस वक्त अखिलेश यादव का नहीं था। लेकिन जो कैंपेन आपने उस वक्त मायावती की सत्ता के खिलाफ किया, वो वोट्स ट्रांसफॉर्म हुए अखिलेश यादव को, क्योंकि उस वक्त आपके पास बूथ लेवल पे लोग नहीं थे, कैडर नहीं था, कैंडिडेट्स नहीं था। उसका बाय डिफॉल्ट फायदा अखिलेश यादव को उस वक्त मिला था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी, आप लोग जो कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, इस बार भी वो बाय डिफॉल्ट फायदा अखिलेश यादव को मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं उम्मीद कर रहा था आप ये सवाल करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि वो जो हमारी अपनी स्थिति थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, उसको हमने अध्ययन किया और अध्ययन करके प्रियंका जी ने सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का काम किया। और उसमें आप देखेंगे सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया, फिर सारे संगठन के ढांचे को बदला गया, पीसीसी में नए लोगों को मौका दिया गया, डीसीसी में को नए लोगों को दिया गया, बीसीसी में नए लोगों को मौका दिया गया। और उसके साथ साथ उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार 300 से अधिक विधानसभाओं में हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके हैं। हमारे 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता हमारे ट्रेंड हो चुके हैं।
तो हमारे जो संगठन का ढांचा जो है प्रदेश से लेके बूथ लेवल तक हो गया है। तो वो जो हमारी जो कमजोरी थी उसे हम पूरी तरह से दूर कर दिए हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक हमने दूर कर दिया है। तो आज हम ढांचागत हमारा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है, नंबर एक। दूसरा, हमारे पास जो मुद्दे हैं उसको हम आम जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे प्रतिज्ञाएं की बात हो, चाहे वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो महिलाओं के लिए जो 40% जो आरक्षण देने की बात प्रियंका जी ने कही, वो सारी बातें अब ग्राउंड लेवल पे पहुंच गई। पहले हमारी बात पहुंचती नहीं थी, मीडिया के माध्यम से पहुंचती थी, लेकिन अब जो है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा। तो ये अंतर आया है उस चुनाव और इस चुनाव के बीच में। अभी हमारे संगठन हमने खड़ा किया है। ठीक है सर, एक नैरेटिव देश में ये भी था कि भाई बीजेपी को हराने के लिए जितनी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो एक हो। यूपी में भी बहुत पहले शुरुआत में बहुत चर्चा थी कि आप लोग भी अलायंस कर सकते हैं। कोई कह रहा था प्रियंका जी की बहन जी से शायद बात हुई, या आपकी तरफ से सीनियर लीडर्स ने अखिलेश से बात की। हालांकि इसके पहले जब अलायंस किया था तो उसका दोनों ही पार्टियों को फायदा नहीं मिला था। तो क्या पार्टी ओपन थी शुरुआत में अलायंस के लिए? आपको लगता था कि हाँ एक फॉर्मिडेबल अलायंस बीजेपी के खिलाफ बनता, या आपने पहले से मन बना रखा था कि नहीं पार्टी को हमें इस्टेब्लिश करना है, जीत हार अपनी जगह? देखिए, जो पिछले चुनाव हुआ और उसमें एंटी इनकम्बेंसी जो अखिलेश जी का रहा है उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। हम पहले 30 सीट में थे, वो सिमट के 7 सीट में आ गए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमको हुआ। और अखिलेश जी उनका अपना अनुभव है कि कांग्रेस के आने से हमको नुकसान हुआ, और उस चलते वो खुद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती जी पता नहीं किस दबाव में है, किस प्रकार की राजनीति उनकी पार्टी को हो जाने, लेकिन न वो फील्ड में है न ही किसी मुद्दे को छू रही है। बीच बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, उसके अलावा कुछ दिखाई देता नहीं है। तो वो पता नहीं केंद्र सरकार किस दबाव में है वो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो फील्ड में होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम किसी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो टूट फूट हुआ, उसके कारण से ये बात चलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी में कुछ गठबंधन हो सकता है, लेकिन उस बीच में फिर मायावती जी का बयान आता है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो सारे दल जब गठबंधन नहीं करना चाहते तो किससे गठबंधन करेंगे हम लोग? हम तो बिल्कुल ओपन माइंडेड थे कि हम अपने दिमाग खुला रखे थे कि यदि कोई बात होती है तो हम करने भी तैयार हैं, लेकिन कोई बात आई नहीं इस प्रकार से। जब कोई तैयार ही नहीं है तो किसी गठबंधन करने का सवाल नहीं उठता, फिर एकला चलो। ठीक है, देखिए सर, जो हिस्टोरिकल वो है, आप तमिलनाडु लीजिए, बिहार लीजिए, यूपी लीजिए, अब दिल्ली भी लीजिए, कांग्रेस पार्टी जहां 3rd पोजीशन पे जाती है, रिवाइवल बहुत मुश्किल रहता है। टफ जॉब है आपके लिए भी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लिए भी। देखिए, अलग अलग जहां हम लोगों ने गठबंधन किया कांग्रेस को नुकसान हुआ है, यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो, और अकेले लड़े हैं, वहाँ खड़े रहे हैं। तो अब जो अभी स्थिति बनी यूपी में, हमको अकेले लड़ना है। हम 2022 में भी हम लड़ेंगे, 2024 में लड़ेंगे। तो हमारी जो तैयारी है वो आगे के देख के भी हमारी तैयारी है, और हम अकेले अपने दम पे हम संगठन भी बना रहे हैं और लड़ाई भी हम लड़ेंगे। ठीक है, गोरखपुर से नाम अनाउंस किया है योगी आदित्यनाथ जी का, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, 5 बार वहां से सांसद रहे। तो इस बात की भी डिबेट सर शुरू हुई कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा भी क्या ये चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि पार्टी मुझसे जहां कहेगी मैं चुनाव लड़ सकता हूं, और सूत्र ये कह रहे थे कि मैनपुरी या अगल बगल की सीट से लड़ सकते हैं। क्या पार्टी ओपन है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये विधानसभा इलेक्शंस फाइट करें? अब इसको तो वो तय करेंगी। और जहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ का पहले 30 खूब मीडिया में चला कि अयोध्या से लड़ रहे हैं और अनाउंस होने वाला है, वहाँ मीडिया कवर करने पहुँच गई, वहाँ के साधु संतों से बयान भी लेना शुरू कर दिए, तो लोग मान ही रहे थे कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक अनाउंस हुआ कि वो गोरखपुर गए। ये उस समय से तय हो गया था जब मोदी जी योगी जी के कंधे पे हाथ रखे और पोस्टर छपा पूरे लखनऊ में। मैं नहीं समझता किसी साधु संत के कंधे पे कोई राजनेता कंधे पे हाथ रखा हो, आज तक मैंने नहीं देखा। ये मैं समझता हूँ कि वो ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाएगा, किसी राजनेता कोई साधु संत के कंधे पे हाथ रखे हों।
और उसी दिन से समझ आ गया था कि अब मोदी जी योगी जी को निपटा उसका कद कम करना चाहते हैं। तो अयोध्या आते तो निश्चित रूप से उसका कद बड़ा होता, लेकिन उसको गोरखपुर भेज दिया गया, उसको घर बिठा दिया गया है। तो वो तो उसी दिन समझ आ गया था जिस दिन वो उसे कंधे पर हाथ रखे थे। दूसरी बात है, प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी हाईकमान तय करेगा, प्रियंका जी तय करेंगी। ठीक है सर जी, एक नैरेटिव है जो आप लोग ने लाइन ली है, जो कैची लाइन है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हमने पहली लिस्ट भी देखी 125 की, आपने जो वादा किया था निभाया था। लेकिन लोग ये बात कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप देखिए तो वो नए कैंडिडेट्स हैं। हाँ, उन कैंडिडेट्स के पीछे हिस्ट्री है, उन कैंडिडेट्स की अपनी स्टोरी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि विनेबिलिटी का भी वही आधार है? देखिए, जब नए सिरे से सब तैयारी करेंगे तो नया संगठन भी आपने तैयार किया, तो नए लोगों को मौका मिला है, तो कैंडिडेट भी नए आएंगे। जो हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे उसी को हम कैंडिडेट बनाएंगे, तो उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, प्रोटोकॉल को लेकर बहुत चर्चा है और हर जगह चर्चा है। ये सवाल आपसे जरूरी है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपकी देखी थी, आप लखनऊ एयरपोर्ट पर जमीन पर थे और आपने जमीन पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुझे जाने नहीं दिया। फिर पंजाब का भी एक इशू आया, कांग्रेस शासित राज्य, वहां कहा गया कि साहब जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, सिक्योरिटी सेफ्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली हमको। उसको लेकर एक बड़ी डिबेट। देखिए, जहाँ तक आप प्रधानमंत्री के बारे में यदि कहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है, क्या यहाँ सीएमओ को ये पता नहीं था कि मौसम खराब है? क्या उनको ये नहीं पता था कि कुर्सियाँ सब खाली है? और जब दोनों चीज़ें हैं तो आखिर किसको एड्रेस करने जा रहे थे प्रधानमंत्री जी? और जब जाना ही नहीं था तो फिर ये ड्रामा क्यों? वैसे ही पंजाब में बीजेपी कुछ भी नहीं है। वो अकाली दल के साथ ही मिलकर लड़ते थे तो थोड़ा बहुत उसका अस्तित्व दिखाई देता। अब वो अकाली दल भी नहीं है, उनका अस्तित्व पंजाब में है भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि थैंक यू कहिएगा आप चीफ मिनिस्टर को। तीसरी बात ये, हाँ, तीसरी बात ये है कि थैंक यू कहना क्या शोभा देता प्रधानमंत्री को? मतलब राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप इतना नीचे उतर जाएंगे? तो उसको कौन सी जान का खतरा था? और जान का खतरा था तो उनके इतने जो सेंट्रल एजेंसी फिर जाने क्यों दिया प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री हम सबके हैं, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, और उसके जान को खतरा में डालने वाले जो एजेंसी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर, कोई ऐसी चीज जो आप इम्प्लीमेंट आपने छत्तीसगढ़ में करी हो, आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम हो, और आपको लगता हो कि यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य 22 करोड़ के ऊपर की जनसंख्या है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम यहां पर भी होना चाहिए? बिल्कुल सही आपने पूछा कि छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने किया है वो किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान देने की बात। राहुल गांधी जी जब 2018 में गए थे तो उन्होंने किसानों से कहा ऋण माफ़ी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। और आज 3 साल बीत गए हैं, लगातार हमने ऋण माफ़ी भी किया और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा। तो ये उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। प्रियंका जी ने वहाँ प्रतिज्ञा में इसको शामिल किया है। और दूसरी बात यह है, गोधन न्याय योजना, जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, वो यूपी के लोग बहुत ही, तो किसान जो छुट्टी जो जानवर हैं उसे बहुत परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि यहाँ भी गोधन न्याय योजना लागू हो। तो 2 बड़ी बातें हैं, जो धान खरीदी की व्यवस्था और दूसरा गोधन न्याय योजना, जो यूपी के लोग चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो यूपी में भी हो। ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्योंकि आज आप कैंपेन कर रहे थे डोर टू डोर नोएडा में, एफआईआर आप पे दर्ज हुई है सर, और एफआईआर इस बात की हुई है कि जो कोविड प्रोटोकॉल से जो इलेक्शन कमीशन ने दिए थे एसओपीज, उसका आपने पालन नहीं किया, उसका उल्लंघन किया आपने। देखिए, जो निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से कैंपेन करने का जो निर्देश दिया हमने शब्दशः पालन किया। मेरे साथ केवल कैंडिडेट और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, हम लोग 3 लोग थे। बचत जो सिक्योरिटी के थे 15-20 लोग तो सिक्योरिटी हमारे हैं, स्टेट पुलिस थी, और दूसरी बात तो 25-30 की संख्या में तो पत्रकार ही थे। और फिर वो ऐसी सघन जगह है जहाँ लोग घर से आए तो वैसी भीड़ हो जाती। तो यदि लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसमें मैं कहाँ रोक सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि एफआईआर हुआ है तो भाई राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और उसके खिलाफ यदि प्रचार कर रहा हूँ तो स्वाभाविक है इतना तो मेरे खिलाफ होगा ही। बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए। भूपेश बघेल साहब तफ्तीश से बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आखिर रणनीति क्या है, और लगातार लगे हुए प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ कि कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस मिले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।